Hello friends, welcome to my YouTube channel, The Quality Content. I am Shubham and today's topic is अपन ने जो साउंड है उसका फर्स्ट पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया था और अब अपन यहाँ पे सेकंड पार्ट को शुरू करेंगे। ठीक है, अच्छा फर्स्ट पार्ट में अपन ने क्या क्या पढ़ा उसका जस्ट थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं अपन। देखिए सबसे पहले अपन ने साउंड में पढ़ा कि साउंड होती क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ साउंड। दैट इज द साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज यूज्ड इन हियरिंग। जो कि जो साउंड होती है वो एक तरीके की एनर्जी होती है जो कि सुनने के काम में आती है। ठीक है, फिर अपन ने पढ़ा कि टाइप मतलब जो साउंड है वो प्रोपोगेट कैसे करती है, मतलब ट्रेवल कैसे करती है। फिर अपन ने पढ़ा कि जो साउंड होती है वो प्रोड्यूस कैसे होती है। ठीक है, फिर अपन ने उस साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, लाइक उसकी वेवलेंथ पढ़ी अपन ने, फिर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फिर टाइम पीरियड क्या होता है। फिर उसके बाद अपन ने इसमें पढ़ा कि जो साउंड है उसका एम्पलीट्यूड क्या होता है। ठीक है, अब अपन सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छा इससे पहले जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन उन तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है, चलो शुरू करते हैं अपन सेकंड पार्ट। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में देखिए अपन ने फर्स्ट पार्ट में 3 से 4 चीजें पढ़ ली हैं। ठीक, अब सेकंड पार्ट होता है क्लासिफिकेशन ऑफ साउंड। सो द क्लासिफिकेशन ऑफ साउंड इज बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी। सो ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी द साउंड इज ऑफ 3 टाइप्स। कौन कौन सी, देखो सबसे पहले अगर अपन यहाँ पे बात करेंगे तो एक तो होती है यहाँ पे इंफ्रासोनिक। ठीक है, अच्छा इंफ्रासोनिक, फिर होती है ऑडिबल और फिर होती है अल्ट्रासोनिक। ठीक है, अब देखो अगर इंफ्रासोनिक की बात करें तो फ्रीक्वेंसी कितनी होती है इसकी, 20 हर्ट्ज से कम होती है। ठीक है, 20 हर्ट्ज से फ्रीक्वेंसी कम होती है। अच्छा ये जो भी फ्रीक्वेंसी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर साउंड चैप्टर में से क्वेश्चन आया तो मतलब इस टॉपिक से जरूर आएगा कि ऑडिबल की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है या फिर अल्ट्रासोनिक की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। तो ठीक है, तो इंफ्रासोनिक की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 20 हर्ट्ज से कम। ठीक है, इट इज लेस देन 20 हर्ट्ज। देन इफ यू टॉक अबाउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑडिबल देन इट रेंजेस बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज or we can say that 20 hertz to 20 kilohertz because as we know that one just second, 1 kilohertz is equal to 1000 hertz। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे सबसे पहले इंफ्रासोनिक की, तो इंफ्रासोनिक की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 20 हर्ट्ज से कम होती है। फिर जो ऑडिबल की बात करते हैं तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज या 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, और अल्ट्रासोनिक की मोर देन 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, अच्छा इंफ्रासोनिक का एग्जांपल क्या होएगा, देखो इंफ्रासोनिक का एग्जांपल होएगा वेल हो गया, एलिफेंट हो गया, राइनो हो गया, ये सब किसके एग्जांपल होंगे, इंफ्रासोनिक के। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं ऑडिबल का, तो ऑडिबल में ह्यूमन बींग्स का एग्जांपल होगा। ठीक है, और अल्ट्रासोनिक की बात करते तो उसमें डॉग आ गया, उसमें केट आ गया, फिर उसमें बेट आ गए, फिर उसके बाद मंकी, डॉल्फिन, ये सब अल्ट्रासोनिक एग्जांपल। अच्छा अपन को क्या एग्जांपल भी याद रखना है, कभी कभी एग्जांपल भी पूछ लेते हैं कि बताइए कि ये जो एनिमल है ये किस फ्रिक्वेंसी की साउंड सुन सकता है। तो ठीक है, अपन को एग्जांपल भी याद रखना है। ठीक है, तो एक बार और इंफ्रासोनिक की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 20 हर्ट्ज से कम होती है। इंफ्रासोनिक की जो फ्रीक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज से कम होती है, और उसका एग्जांपल है वेल, एलिफेंट, राइनो। ऑडिबल की बात करते हैं तो ऑडिबल की फ्रीक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, या इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, सॉरी 20 kilohertz, because as we know that the 1 kilohertz is equal to 1000 hertz. So the frequency of audible lies between 20 hertz to 20 kilohertz, or we can say the 20 hertz to 20,000 hertz. इसका एग्जाम्पल क्या होगा, ह्यूमन बींग। ठीक है, अल्ट्रासोनिक की बात करते हैं तो अल्ट्रासोनिक में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज होती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, डॉग, केट, बेट, मंकी, डॉल्फिन। ठीक है, तो ये जो क्लासिफिकेशन अपन ने पढ़ा साउंड का वो ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से अगर साउंड में से कोई क्वेश्चन आ तो इसमें से जरूर आएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ। ठीक है, ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। दैट इज अब अपन डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो साउंड की स्पीड को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, द फैक्टर अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड। तो सबसे पहला जो आता है वो है टेम्परेचर। तो देखो टेम्परेचर क्या, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेगी। दैट इज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस। व्हाई? बिकॉज एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस the randomness of molecule increases, and if the randomness of molecule increases, so the collisions of molecules occurs very fast। ठीक है, तो जब भी अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो मोलिक्यूल उसके रेंडमनेस बढ़ेगी, और रेंडमनेस बढ़ेगी तो वो एक दूसरे से बहुत जल्दी टकराएंगे। अब क्योंकि साउंड क्या है, मैंने बताया अभी आपको फर्स्ट पार्ट में कि साउंड इज नथिंग बट द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो अगर जब मोलिक्यूल एक दूसरे को जल्दी जल्दी टकराएंगे तो एक दूसरे से जल्दी जल्दी एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, और जब एनर्जी जल्दी जल्दी ट्रांसफर करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ साउंड, या मतलब साउंड जो है एक तरीके की एनर्जी, तो वो क्या जल्दी जल्दी एनर्जी ट्रांसफर करेंगे। तो दैट्स वाई विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस। ठीक है, तो सबसे पहला अगर पूछते हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ने पे स्पीड ऑफ साउंड कम होगी कि बढ़ेगी, सो आवर आंसर इज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस। दैट इज, यहाँ अपन ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, दैट द स्पीड ऑफ साउंड is directly proportional to temperature। ठीक है, और मैंने बता दें क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा मॉलिक्यूल की रेंडमनेस बढ़ेगी, तो मॉलिक्यूल्स का कोलिजन बढ़ेगा, मतलब वो जल्दी जल्दी एक दूसरे से टकराएंगे और एनर्जी ट्रांसफर करेंगे। सो विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस, or we can say that with decrease in temperature the speed of sound decreases। ठीक है, ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट फैक्टर विच अफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड। तो सबसे पहले अगर फिर बात करते हैं प्रेशर की, तो प्रेशर का स्पीड ऑफ साउंड पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, विथ इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रेशर देयर इज नो इफेक्ट ऑन वेलोसिटी या स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, तो टेम्परेचर का क्या हो गया, टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ साउंड या वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ेगी, टेम्परेचर घटेगा तो स्पीड ऑफ साउंड या वेलोसिटी ऑफ साउंड घटेगी। अब अगर प्रेशर की बात करते हैं यहाँ पे, तो प्रेशर या अगर बढ़े या घटे उससे स्पीड ऑफ साउंड पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं ह्यूमिडिटी, या उसको बोलते हैं अपन मॉइस्चर। तो अगर क्या बोलेंगे इसमें, देखो इसमें बोलेंगे अपने विथ इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस। ठीक है, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी या मॉइस्चर बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी, बढ़ेगी। तो अपन यहाँ भी क्या लिख सकते हैं, दैट द स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी। ठीक है, अपन अभी तीन फैक्टर डिस्कस कर लिए हैं, एक तो टेम्परेचर, एक प्रेशर, एक ह्यूमिडिटी। एक बार और, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ेगी, टेम्परेचर कम होएगा तो वेलोसिटी ऑफ साउंड या स्पीड ऑफ साउंड कम होगी। दैट इज द टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अच्छा, प्रेशर का इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, भले प्रेशर कम हो कि प्रेशर बढ़े, इस जो वेलोसिटी ऑफ साउंड या स्पीड ऑफ साउंड जो है वही रहेगी, इट रिमेन्स सेम या इट रिमेन्स कांस्टेंट। फिर ह्यूमिडिटी की बात करते हैं, तो विथ इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस। दैट इज द स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी। ओके, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, डेंसिटी की बात करते हैं अपन यहाँ पे। तो डेंसिटी में क्या, डेंसिटी की बात करते हो सबसे पहले तो अपन ये समझते हैं कि डेंसिटी होता क्या है। The density basically represents the number of molecules in a given volume। ठीक है, डेंसिटी होता क्या है, सबसे पहले the density is the number of molecules in a given volume। अब देखो सॉलिड में नंबर ऑफ मोलिक्यूल ज्यादा होंगे, लिक्विड में सॉलिड से कम होंगे लेकिन गैस से ज्यादा होंगे, और गैस में सबसे कम होंगे।
तो इसका मतलब क्या है कि सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा, लिक्विड की सॉलिड से कम लेकिन गैस से ज़्यादा, और गैस की सबसे कम। तो देखो अगर मॉलिक्यूल पास पास होंगे, अगर मॉलिक्यूल पास पास होंगे तो जल्दी एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो सॉलिड में मॉलिक्यूल पास पास है तो सबसे ज़्यादा स्पीड साउंड की किस में, सॉलिड में होती है। यही रीज़न है, ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल पास पास है, और अगर मॉलिक्यूल पास पास है तो उनको एनर्जी ट्रांसफर करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, और कोई भी दिक्कत नहीं होगी तो आसानी से जो साउंड है वो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में इजीली ट्रांसफर हो जाएगी। दैट्स वाई द स्पीड ऑफ साउंड इज more than solid, and in liquid the speed of sound is less than solid but more than gas, and in gas it is least, ठीक है। तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी, सॉलिड में सबसे ज़्यादा होगी, लिक्विड में इंटरमीडिएट मीन्स गैस से ज़्यादा और सॉलिड से कम, और गैस में सबसे कम होगी। अच्छा, फिर अब इम्पोर्टेंट नोट क्या कि अगर साउंड एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, व्हेन द साउंड ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम द स्पीड एंड वेवलेंथ ऑफ साउंड चेंजेस, ठीक है, बट द फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। ये बात अपन को ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है कभी कभी, ठीक है। तो याद रखना अपन को कि जब भी साउंड एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसकी स्पीड और उसकी वेवलेंथ चेंज होगी, बट फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, इट रिमेन्स कांस्टेंट। मीन्स, or in simply we can say that the speed of sound in a medium does not depends upon the frequency of sound, ठीक है। तो ये बात आ गई समझ में कि जब भी साउंड अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी तो उसकी स्पीड भी चेंज होगी, उसकी वेवलेंथ भी चेंज होगी, बट उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी। व्हेन द साउंड ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम द स्पीड एंड वेवलेंथ ऑफ साउंड चेंजेस व्हाइल द फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, इट रिमेन्स द सेम, और वी कैन से दैट इट रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अपन ने अभी क्या क्या पढ़ा, देखो फैक्टर्स जो कि स्पीड ऑफ साउंड को अफेक्ट करते हैं कौन कौन से होगा। सबसे पहले अपन ने देखा कि एक तो टेम्परेचर हो गया, एक बार और रिकॉल करते हैं ताकि अपन को अच्छे से याद हो जाए, फिर बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, ठीक है। तो सबसे पहले टेम्परेचर की बात करते हैं भैया साहब। टेम्परेचर में क्या होता है, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेगी, अगर टेम्परेचर कम होएगा तो स्पीड ऑफ साउंड कम होगी। तो सो विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस because due to increase in temperature the randomness of molecules increases and collisions of molecule occurs very fastly, and because of that collision the transfer of energy, that is sound, is fast. Hence the speed of sound is more at higher temperature and is lower at lower temperature. So in simply we can say that the speed of sound is directly proportional to temperature. Okay, moving to the next factor, that is pressure. So pressure के बारे में अपन ने ये पढ़ा कि प्रेशर बढ़े या घटे स्पीड ऑफ साउंड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मीन्स whether the pressure is increase or whether the pressure is decrease, there is no effect on velocity or we can consider the speed of sound, ठीक है। अच्छा, मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी की बात करते हैं। तो ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, अब मॉइस्चर बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेगी, दैट इज द स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी। ये तीन फैक्टर। फिर फोर्थ वाला डेंसिटी, ठीक है। तो डेंसिटी अपन ने समझ ही लिया है। डेंसिटी होती क्या है कि द डेंसिटी बेसिकली रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ गिवन वॉल्यूम, ठीक है। तो सॉलिड में ज़्यादा होते हैं मॉलिक्यूल, कम वॉल्यूम में ज़्यादा मॉलिक्यूल होते हैं। सॉलिड में, लिक्विड में सॉलिड से कम होते हैं लेकिन गैस से ज़्यादा होते हैं, और गैस में सबसे कम होते हैं। दैट्स वाई द स्पीड ऑफ साउंड इज maximum at solid and minimum at gas, and the speed of sound in liquid is less than solid but more than gas, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे, ये नोट पे अपन ने समझ लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना जरूरी है, ठीक है। when the sound travels from one medium to another medium then the speed and its wavelength changes but the frequency remains same, the frequency does not change, ठीक है। उससे पहले अपन ने क्या पढ़ा, क्लासिफिकेशन ऑफ साउंड बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी,
ठीक है। अगर कोई भी पूछे कि भैया फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे साउंड कितने तरीके की होती है, तो अपन को बताना 3 तरीके की होती है। कौन कौन सी? एक तो इंफ्रासोनिक, एक ऑडिबल, एक अल्ट्रासोनिक। ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इंफ्रासोनिक की फ्रीक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज से कम। ऑडिबल की फ्रीक्वेंसी की जो रेंज होती है वो होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज या 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, बिकॉज as we know that 1 kilohertz is equal to 1000 hertz, and the frequency range for ultrasonic is greater than 20,000 hertz। ठीक है। ये अपन को ये वाला कॉलम भी अच्छे से याद रखना है पूरा। उसके बाद ये वाला कॉलम भी याद रखना है। इसके एग्जांपल, ऑडिबल का एग्जांपल क्या? ह्यूमन बीइंग, अपन कितनी रेंज तक की फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की। ठीक है। फिर इंफ्रासोनिक का एग्जांपल है वेल, एलिफेंट, राइनो। और अल्ट्रासोनिक का एग्जांपल है डॉग, कैट, बैट, मंकी, डॉल्फिन एसेट्रा। ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है सोनार और रेडार। ठीक है, सोनार और रेडार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं अपने पे सोनार की। तो द सोनार स्टैंड फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या होता है सोनार? द सोनार स्टैंड फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है। इसका फुल फॉर्म याद रखना अपन को। कभी कभी फुल फॉर्म पे पूछ लेते हैं कि भैया बताइए सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? सोनार स्टैंड फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है। अब सोनार होता है क्या है? सो इट इज अ डिवाइस विच इज फिटेड एट द बॉटम पार्ट ऑफ द शिप टू आइडेंटिफाई अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। जैसे अपन जहाज में जहाज में देखते हैं, मतलब शिप में अपन अगर बैठे हैं और अगर मान लो शिप चल रही है अपनी, ठीक है, समुद्र में शिप चल रही है। अब अगर समुद्र के नीचे, समुद्र में चट्टान होगी तो शिप उसे टकरा जाएगा, तो अपन को कैसे मालूम पड़ेगा? सो विद द हेल्प ऑफ सोनार वी कैन आइडेंटिफाई सच ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, कि ताकि एक्सीडेंट ना हो। सो इट इज अ डिवाइस विच इज फिटेड। ये सोनार के एक तरह का डिवाइस जो कि शिप के बॉटम पार्ट में फिट होता है, और इसका फंक्शन क्या है? टू आइडेंटिफाई द अंडर वाटर ऑब्जेक्ट सो दैट इट कैन प्रिवेंट अस फ्रॉम एक्सीडेंट। ठीक है। So the sonar stands for sound navigation and ranging, and second point है, it is a device which is fitted at the bottom part of the ship to identify underwater objects। अच्छा, अब अपन ने सोनार को फिट कर दिया अपने शिप में, ठीक है, जो कि ओशन में चल रहा। अब ये काम कैसे करता? तो देखो, द सोनार जो होता है उसमें एक तो ट्रांसमीटर रहता है और एक होता है डिटेक्टर, या उसको बोलते हैं रिसेप्टर। द सोनार कंसिस्ट ऑफ द ट्रांसमीटर एंड डिटेक्टर और रिसेप्टर। ठीक है। द ट्रांसमीटर ट्रांसमिट द अल्ट्रासोनिक वेव्स विच आफ्टर स्ट्राइकिंग द ऑब्जेक्ट रिसीव बैक बाय द डिटेक्टर और रिसेप्टर। ठीक है। देखो, अपन ने सोनार को बॉटम पार्ट ऑफ शिप पे फिट कर दिया। अब सोनार के पास क्या है? तो ट्रांसमीटर है, और वो ट्रांसमीटर क्या काम करता है? अल्ट्रासोनिक वेव को ट्रांसमिट करता है। ठीक है। वो अल्ट्रासोनिक वेव उसने ट्रांसमिट करी। अब अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे सपोज एक कोई चट्टान है सामने, या कोई रॉक है, ठीक है, अब वो अल्ट्रासोनिक वेव क्या करेगी? उससे टकराएगी, और उससे टकरा के रिटर्न आएगी। ठीक है। और उसको कौन रिसीव कर लेगा? डिटेक्टर और रिसेप्टर। और उससे अपन ये पता लगा सकते हैं कि वो कितने डिस्टेंस पे, ताकि अपना एक्सीडेंट ना हो, या किस डायरेक्शन में। ये सब किससे पता लग जाता है? सोनार से। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपन को यहाँ पे याद रखना है कि सोनार का फुल फॉर्म, दैट इज द साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। द सोनार स्टैंड फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है? टू आइडेंटिफाई अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स, टू आइडेंटिफाई अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। अब ये फंक्शन करता कैसे? So the sonar consists of the transmitter and detector or receptor. The transmitter transmit the ultrasonic waves which after striking the object receive back by the detector or receptor. ठीक है। ये पूरा सोनार हो गया। और ये कहाँ पे लगा होता है सोनार? ये मैंने आपको बता दिया कि ये शिप में, ठीक है, शिप में लगा रहता है। ठीक है। अब मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज रेडार। अच्छा, रेडार तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, लेकिन फिर भी अगर कभी फुल फॉर्म तो अपन को याद रखनी, और इसका फंक्शन और ये मतलब लगता कहाँ पे है। सो द रेडार स्टैंड फॉर रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। द रेडार स्टैंड्स फॉर रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है। द रेडार इज यूज्ड इन एरोप्लेन्स। ठीक है। अच्छा, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अगर
पानी में चल रहा है तो वहां पे यूज होगा सोनार। और अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो हवा में उड़ रहा है लाइक प्लेन्स और वी कैन से दैट रॉकेट्स, सो इनमें क्या होता है, रेडार लगा रहता है ताकि हायर एल्टीट्यूड पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है और वो अगर आ रहा है और वो तो वो अपन से टकराए ना, उसके लिए वो उसको उस ऑब्जेक्ट को पहले से डिटेक्ट कर लेता है कि किस डायरेक्शन में है, कितने डिस्टेंस पे है, ये सब। ठीक है, सो इसमें तीन चीजें याद रखनी है अपन को। एक तो फुल फॉर्म, द रेडार स्टैंड्स फॉर रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। और कहाँ पे यूज होता है, इट इज यूज्ड इन एरोप्लेन्स। और इसका फंक्शन क्या है, इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट एट हायर एल्टीट्यूड्स। ठीक है, तो सोनार रेडार अपना कंप्लीट हो गया। इससे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। और मेनली तो रेडार तो बस अगर अपन ये दो चीजें नहीं भी याद रखें, बस फुल फॉर्म में याद रखना अपन को, द रेडार स्टैंड फॉर रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। सोनार बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक बार और अपन उसको रिकॉल करते हैं। दैट द सोनार स्टैंड फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इट इज अ डिवाइस विच इज फिटेड एट द बॉटम पार्ट ऑफ द शिप टू आइडेंटिफाई अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, फिर द सोनार कंसिस्ट ऑफ द ट्रांसमीटर एंड डिटेक्टर और रिसेप्टर। द ट्रांसमीटर ट्रांसमिट द अल्ट्रासोनिक वेव्स विच आफ्टर स्ट्राइकिंग द ऑब्जेक्ट रिसीव बैक बाय द डिटेक्टर और रिसेप्टर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आएगा ही आएगा। अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में साउंड से क्वेश्चन आता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो यह सोनार और दूसरा क्लासिफिकेशन ऑफ साउंड ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी, और वो जो उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज प्लस उसके एग्जांपल। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब उसके बाद बात करते हैं डेप्थ ऑफ सी। सपोज अगर अपन को डेप्थ ऑफ सी नापनी कि ये जो भी समुद्र है ये कितना गहरा है, सो उसके लिए देखो अपन को इसमें 4 से 5 चीजें याद रखनी। सबसे पहला तो इंस्ट्रूमेंट जिससे डेप्थ ऑफ सी नापी जाती है। ठीक है, द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ सी इज फेथोमीटर। ठीक है, क्या है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम, फेथोमीटर। और वो जो फेथोमीटर है वो डेप्थ ऑफ सी को किस यूनिट में नापता है, वो है फेथोम। ऐसा थोड़ी ना है कि उसको मीटर में नाप देगा या सेंटीमीटर में नाप देगा या किलोमीटर में नाप देगा, उसकी एक स्पेसिफिक यूनिट होती है और वो यूनिट है फेथोम। एंड 1 फेथोम इज इक्वल टू 6 फीट। ये भी अपन को याद रखना है। ठीक है, तो दो चीज, सबसे पहले अपन को अगर डेप्थ ऑफ सी नापना है तो डेप्थ ऑफ सी के लिए इंस्ट्रूमेंट, क्या नाम है इंस्ट्रूमेंट का, फेथोमीटर। द यूनिट विच इज यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ सी इज फेथोम एंड 1 फेथोम इज इक्वल टू 6 फीट। ठीक है, और कौन सी वेव यूज करते हैं अपन डेप्थ ऑफ सी नापने के लिए, अल्ट्रासोनिक वेव। ये 4 से 5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ये याद करना, इसके अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, डेप्थ ऑफ सी में इसके अलावा इससे ऊपर और कुछ नहीं पूछेगा। अगर सबसे पहले तो इंस्ट्रूमेंट जिससे डेप्थ ऑफ सी नापते हैं तो वो होता है फेथोमीटर। ठीक, पहला क्वेश्चन। फिर उसकी यूनिट जिससे डेप्थ ऑफ सी नापते हैं तो फेथोम, एंड 1 फेथोम इज इक्वल टू 6 फीट। और कौन सी वेव यूज करते हैं अपन डेप्थ ऑफ सी नापने के लिए, अल्ट्रासोनिक वेव्स। और कौन सा प्रिंसिपल, वही सोनार जो भी अपन ने पढ़ा, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, तो ये 5 चीजें अपन को याद रखनी है। सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट, द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ सी इज फेथोमीटर। उसके बाद द यूनिट विच इज यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ सी इज फेथोम एंड 1 फेथोम इज इक्वल टू 6 फीट। फिर उसके बाद वेव्स विच इज यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ सी इज अल्ट्रासोनिक वेव्स। और उसके बाद फिर उसका प्रिंसिपल ऑन विच द फेथोमीटर वर्क्स, दैट इज सोनार। ठीक है, तो डेप्थ ऑफ सी भी अपनी कंप्लीट हो गई। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात और याद रखना, जैसे डॉल्फिन हो गई, ये भी नोट इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये भी पूछ सकते कि जो बेट होते हैं, जैसे बेट मतलब जिसको बोलते हैं अपन यहाँ पे चमगादड़, चमगादड़। ठीक है, बेट हो गई या डॉल्फिन हो गई, ये क्या करते हैं, अपने इंसेक्ट को, मतलब अपने फूड, और उनका फूड क्या है, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं उनको वो खाते हैं। तो उनको पकड़ने के लिए कौन सी वेव यूज करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स। मतलब उनको कैसे मालूम पड़ेगा कि ये इंसेक्ट जा रहा है ऐसे, तो वो अल्ट्रासोनिक वेव के थ्रू। ठीक है, सो द डॉल्फिन और बेट यूजेस अल्ट्रासोनिक वेव्स टू कैच इंसेक्ट्स फॉर फूड। ठीक है, ये भी अपन को याद रखना। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब होता है डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है डॉपलर इफेक्ट।
कभी कभी ऐसा पूछ लेते हैं कि द डोपलर इफेक्ट इज रिलेटेड टू, अब उसमें 4 ऑप्शन दे देंगे लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन एंड साउंड। सो इट इज रिलेटेड टू साउंड। ठीक है, डोपलर इफेक्ट जो होता है वो साउंड से रिलेटेड है। सो द डोपलर इफेक्ट इज गिवन बाय ऑस्ट्रियन फिजिसिस्ट क्रिश्चियन जॉन डोपलर इन 1842 AD। ठीक है, सबसे पहले डोपलर इफेक्ट किसने दिया उसका नाम याद रखना अपन को। सो द डोपलर इफेक्ट इज गिवन बाय ऑस्ट्रियन फिजिसिस्ट क्रिश्चियन जॉन डोपलर इन 1842 AD। कब दिया था डोपलर इफेक्ट? 1842 AD में। ठीक है, किसने दिया था? जॉन डोपलर ने। और ये क्या है? इट इज द फिनोमिना ऑफ फ्रीक्वेंसी चेंज। इट इज द फिनोमिनन ऑफ फ्रीक्वेंसी चेंज। द डोपलर इफेक्ट इज रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी चेंज। ये याद रखना अपन को, द डोपलर इफेक्ट इज रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी चेंज। ठीक है, अब उसका स्टेटमेंट। ठीक है, डोपलर इफेक्ट का स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव appears to be changed when there is a relative motion between the source and the listener। ठीक है, क्या है इसका स्टेटमेंट? देखो, इसका स्टेटमेंट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव, मतलब अगर सोर्स और लिसनर के बीच रिलेटिव मोशन होएगा तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी। कैसे? अब देखो, अगर व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड लिसनर इंक्रीजेस द फ्रीक्वेंसी सीम्स टू बी डिक्रीज। मतलब क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यहाँ पे अपन को क्या याद रखना है? द फ्रीक्वेंसी एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ठीक है, ये याद रखना है यहाँ पे। क्या? सोर्स मतलब जहां से साउंड प्रोड्यूस हो रही है, और लिसनर मतलब जो उसको सुन रहा है। ठीक है, तो अगर उन दोनों के बीच की दूरी बढ़ती है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, और अगर उन दोनों के बीच की दूरी घटती है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। ये स्टेटमेंट बोलता है डोपलर इफेक्ट। दैट इज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द लिसनर इंक्रीजेस द फ्रीक्वेंसी सीम्स टू बी डिक्रीज, एंड व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड लिसनर decreases the frequency seems to be increased। That is, the frequency is inversely proportional to the distance। Which distance? The distance between the source and the listener। ठीक है, हाँ, इसके पहले अपन ने फर्स्ट पार्ट में जब साउंड का जो फर्स्ट पार्ट करा था उसमें मैंने बताया था कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो किस किस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। एक तो होती है वो टाइम पीरियड की। ठीक है, द फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। एक ये फर्स्ट पार्ट में अपन ने डिस्कस किया था। जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है पहले उसको देखना, क्योंकि सेकंड पार्ट आपको तभी समझ में आएगा जब आप फर्स्ट पार्ट अच्छे से देख लोगे। ठीक है, और सेकंडली अपन ने बात करी थी कि द फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ठीक है, दो चीज याद रखना अपन को, द फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ एंड द फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। और अकॉर्डिंग टू डोपलर्स इफेक्ट द फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अब देखो, अपन ने साउंड का फर्स्ट पार्ट कर लिया, साउंड का अपना सेकंड पार्ट हो गया। अब एक पार्ट और आएगा, उसमें पूरा साउंड खत्म। फिर उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे साउंड से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं वो, कि जो एग्जाम में आ चुके हैं या एग्जाम में मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, उसको अपन यहाँ पे उन एमसीक्यू के थ्रू डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। ओके, थैंक यू।